Hello students, welcome back to Commerce Studio. Hope you all are good. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। तो बच्चों आपने वो नोट डाउन करे होंगे और उनको रिवाइज़ किया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी बच्चों सेम होते हैं। मैं पहले बच्चों इसका आपको मीनिंग लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। साथ साथ आप लिख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन which are generally accepted। ये भी बच्चों जनरली एक्सेप्टेड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बच्चों ये लगभग सेम होते हैं जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। ठीक है, that are followed by preparation and presentation of financial statements। They are accounting rule and procedures relating to measurement, recognition, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statement। तो बच्चों ये इसका मीनिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन विच आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बच्चों ये भी आप ऐसा समझ सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक किताब है जिसमें ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। दैट आर फॉलोड बाय या फिर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यानी अगर किसी को कोई अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है तो उसको अपने दिमाग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे। इस बेस पे ही वो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा। दे आर अकाउंटिंग रूल्स, जो कि कुछ जनरल अकाउंटिंग रूल्स होते हैं एंड प्रोसीजर्स होते हैं रिलेटिंग टू मेज़रमेंट, किस तरीके से चीज़ें मेज़र करनी है, किस तरीके से रिकॉग्निशन करना है उनका, कैसे उनकी ट्रीटमेंट होती है बच्चों, ये सारे जनरल रूल्स हैं। और किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है अकाउंट्स में और किस तरीके से उनका डिस्क्लोज़र करना है हमारी बुक्स में उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बच्चों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही जनरल रूल्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें हमको बताता है कि किसी भी कंपनी की या किसी भी फर्म की अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है तो आपको किस बेसिस पे वो करना है काम। जैसे उसका प्रोसीजर आपको बताता है और उस प्रोसीजर में क्या क्या है, आपको चीज़ें मेज़र करने आनी चाहिए, उनको पहचानना आना चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए, किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है, कहाँ पे शो करना है वो आना चाहिए, उनको डिस्क्लोज़ करना आना चाहिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
तो ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, चलिए देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखवाता हूँ। 3 ऑब्जेक्टिव इसके काफ़ी हैं। सबसे पहले बच्चों, promote better understanding of financial statement। तो बच्चों क्या ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि वो प्रमोट कर सके बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे तरीके से मेज़र करने के बाद, उनको अच्छे तरीके से शो करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, ये सारी चीज़ें बच्चे जिस तरीके से करी जाती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे करी जाती है। और ये करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको फाइनेंशियल जो उसके स्टेटमेंट है वहाँ पे सारी चीज़ें एक अच्छे ऑर्डर में दिखे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग उससे आपकी होगी। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये होता है। सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग significant accounting policies adopted and applied। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों इसका, अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, यानी आपको अच्छे से समझ आए किस तरीके से हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी और किस तरीके से अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये भी होता है। और एक और ऑब्जेक्टिव बच्चों इसका देख लेते हैं हम, फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन। ये वाला बच्चों इम्पॉर्टेंट है इसका, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इम्पॉर्टेंट है। मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 or more एंटिटीज़। क्या बोला गया, कह रहे था आपको ईजीली, आपको बहुत अच्छा सहूलियत दी जाती है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और के कंपनीज़ के साथ या फिर और ज़्यादा कंपनीज़ के साथ जो कि आप जैसी ही हैं। ठीक है बच्चों, आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और उस बेस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो बच्चों इसका एक और मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप किसी और कंपनी से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो बच्चों ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है बच्चों, तो चलिए लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं इसकी। लिमिटेशन में बच्चों इसकी एक चीज़ आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैन मेड। इट इज़ not pass the verification test always। तो बच्चों इसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि ये मैन मेड है बच्चों। इट इज़ नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज, हमेशा ये वेरिफिकेशन टेस्ट को पास नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक, क्योंकि इसको मैन मेड है यानी इसको इंसानों ने बनाया, तो ये हमेशा पास नहीं हो सकती। इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं बच्चों, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज़। ठीक है बच्चों, एक और इसकी लिमिटेशन है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आर बेस्ड ऑन
business environment and laws of the country। तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ये बेस होते हैं कि आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट उस कंट्री में कैसा है जिस कंट्री में आप बिज़नेस करते हैं, और उस कंपनी के लॉज कैसे हैं, मतलब वहाँ का कानून किस तरीके का है। तो ये भी बच्चों इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का अलग होगा और अमेरिका का अलग होगा। हालांकि बिल्कुल अलग, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ज़्यादा ही अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होगा ज़रूर। तो बच्चों ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि ये हूबहू 100% हर जगह सेम नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसी बेस पे, क्योंकि ये कंपनी के लॉस के ऊपर भी वो करता है और कंट्री के लॉस के ऊपर भी वो करता है, और उसका एनवायरनमेंट भी देखता है कि कैसा बिज़नेस एनवायरनमेंट है वहाँ का, उस कंट्री का जिस कंट्री में बिज़नेस हो रहा है। तो इसलिए बच्चों इसमें हैंस दे चेंज ऑफन टू मेड दी चेंजेस। तो बच्चों इसीलिए इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी लाते रहते हैं, ताकि जो भी चेंज आए हैं कंट्रीज़ के बिजनेस एनवायरनमेंट में उस हिसाब से बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेंज होते रहते हैं। तो बच्चों ये भी इसका एक लिमिटेशन है। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस भी बच्चों नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें थी वो यही थी। इसके अलावा बच्चों आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना कुछ। जो भी मैंने नोट्स आपके बनवाए हैं तो ये आप नोट्स अपने नोटबुक में पूरा नोट डाउन कर लीजिए और इन्हीं को रिवाइज़ करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए या कोई भी आपको मीनिंग समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।